बीएमएस के छात्र होने के नाते हमारे पास हजारों साल पुराने ज्ञान की एक अनमोल विरासत है। पर सवाल यह है कि आज की इस दुनिया में हम इस ज्ञान को साबित कैसे करेंगे। इसका जवाब छिपा है वैज्ञानिक रिसर्च को सही तरह से परखने की कला में। और यकीन मानिए, ये एक ऐसा हुनर है जो हमारे पूरे करियर को एक नई दिशा दे सकता है। तो चलिए आज इसी कला को सीखते हैं। तो सबसे बड़ा और अहम सवाल यही है, आयुर्वेद जो कि हजारों साल पुराना ज्ञान है, उसे आज की वैज्ञानिक कसौटी पर खरा कैसे उतारा जाए। देखिए, इसका जवाब हमें मिलेगा वैज्ञानिक रिसर्च की गहरी समझ और उसकी सही तरह से जांच परख करने में। आज हम एक जासूस की तरह काम करने वाले हैं। सबसे पहले हम केस को समझेंगे, मतलब कि आधुनिक आयुर्वेद की चुनौती क्या है। फिर अपनी जासूसी टूलकिट तैयार करेंगे। उसके बाद एक 10 स्टेप जांच प्रक्रिया को फॉलो करेंगे। फिर आयुर्वेद का खास चश्मा लगाकर देखेंगे और आखिर में हम अपना अंतिम फैसला सुनाएंगे। तो सबसे पहले आइए इस चुनौती को ही ठीक से समझते हैं। आज के दौर में एक आयुर्वेदिक चिकित्सक होने का आखिर मतलब क्या है? असल में चुनौती सिर्फ प्रैक्टिस करने की नहीं है। आज का दौर है एविडेंस बेस्ड मेडिसिन का। तो असली चुनौती है आयुर्वेद को स्थापित करने की। और इसके लिए रिसर्च पेपर्स को सही ढंग से पढ़ना, समझना और उनका मूल्यांकन करना, ये बेहद ज़रूरी है। यही वो पुल है जो हमारे पारंपरिक ज्ञान को आधुनिक विज्ञान की दुनिया से जोड़ता है। तो किसी भी रिसर्च पेपर का सही मूल्यांकन करने के लिए हमें एक अकादमिक जासूस की तरह सोचना होगा। और देखिए, हर जासूस के पास एक टूलकिट तो होती ही है। हमारी टूलकिट है रिसर्च पेपर के स्ट्रक्चर, यानी उसकी बनावट की समझ। किसी भी रिसर्च पेपर को ना एक केस फाइल की तरह देखिए। सबसे पहले आता है उसका मकसद, यानी कि उसका इंट्रोडक्शन और हाइपोथेसिस क्या है। फिर आता है जांच का तरीका, मतलब मेथोडोलॉजी क्या अपनाई गई। उसके बाद पेश किए जाते हैं सबूत, यानी रिजल्ट्स और डेटा। और सबसे आखिर में सुनाया जाता है फैसला, जिसे हम डिस्कशन और कंक्लूजन कहते हैं। ठीक है, तो चलिए अब इस जांच में और गहराई से उतरते हैं। हम एक सिस्टमैटिक 10 स्टेप गाइड को फॉलो करेंगे जो हमें किसी भी रिसर्च पेपर का विश्लेषण करने में मदद करेगी। हमारी जांच शुरू होती है पहले 3 सुरागों से। पहला, क्या टाइटल और एब्स्ट्रैक्ट यानी सार स्टडी की सही तस्वीर पेश कर रहे हैं। दूसरा, क्या रिसर्च की समस्या वाकई में महत्वपूर्ण और साफ साफ बताई गई है। और तीसरा, सबसे जरूरी, क्या हाइपोथेसिस यानी शोध प्रश्न इतना सटीक है कि उसे टेस्ट किया जा सके। ये वो बुनियादी सवाल हैं जिन पर पूरी जांच की नींव टिकी होती है। देखिए, किसी भी जांच का आधार होता है उसका ब्लूप्रिंट। रिसर्च की दुनिया में हम इसे रिसर्च डिजाइन कहते हैं। ये वो ढांचा है जिस पर पूरी की पूरी स्टडी टिकी होती है, और इसीलिए इसका मूल्यांकन करना बहुत बहुत जरूरी है। अब रिसर्च डिजाइन कई तरह के होते हैं, लेकिन 2 सबसे आम हैं। एक है रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल, जिसे आरसीटी कहते हैं। इसमें रिसर्चर खुद एक ग्रुप को ट्रीटमेंट देता है और दूसरे को नहीं, ताकि असर देख सके। दूसरा है ऑब्जर्वेशनल स्टडी। इसमें रिसर्चर सिर्फ दूर से देखता है, कोई दखल नहीं देता। इसे पहचानना इसलिए जरूरी है क्योंकि आरसीटी डिजाइन से मिले सबूत आमतौर पर ज्यादा मजबूत माने जाते हैं। अब आता है केस का सबसे जरूरी हिस्सा, मेथोडोलॉजी की जांच। यहां हमें बहुत बारीकी से देखना होगा। क्या सैंपल साइज इतना बड़ा है कि नतीजे भरोसेमंद हों? क्या तुलना के लिए कोई कंट्रोल ग्रुप था? और सबसे जरूरी, क्या पक्षपात से बचने के उपाय किए गए, जैसे कि रैंडमाइजेशन, मतलब लोगों को ग्रुप में बिना किसी भेदभाव के रखना, और ब्लाइंडिंग, यानी ये छुपाना कि किसे असली दवा मिली और किसे प्लेसीबो। ये सवाल स्टडी की रीढ़ की हड्डी की मजबूती को तय करते हैं। अच्छा, तो एक बार जब हम जांच के तरीके को समझ लेते हैं, तो अगला कदम होता है पेश किए गए सबूतों से सवाल जवाब करना। इसका सीधा मतलब है डेटा और उसके एनालिसिस को बहुत गौर से देखना। यहाँ जो मुख्य सवाल पूछना है वो ये है कि क्या जो स्टैटिस्टिकल टेस्ट इस्तेमाल हुए हैं वो उस डेटा के लिए सही हैं, और क्या जो नतीजे बताए जा रहे हैं उनकी व्याख्या किसी भी तरह के पक्षपात यानी बायस से मुक्त हैं। क्योंकि कई बार डेटा तो सही होता है, लेकिन उसकी व्याख्या भ्रामक हो सकती है। हमारी जांच के अंतिम 2 चरण हैं, निष्कर्ष और नैतिकता पर। क्या लेखक द्वारा निकाले गए निष्कर्ष सीधे सीधे डेटा से मेल खाते हैं या उन्हें बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया है? और क्या शोधकर्ताओं ने अपनी स्टडी की सीमाओं को ईमानदारी से स्वीकार किया है? क्या सभी नैतिक मानकों का पालन हुआ है? एक अच्छी रिसर्च की पहचान ही यही है कि वो अपनी कमियों को खुलकर स्वीकार करती है।
चलिए अब बात को एक कदम और आगे ले जाते हैं और देखते हैं कि इस पूरी प्रक्रिया पर आयुर्वेद का एक विशेष दृष्टिकोण कैसे लागू होता है, क्योंकि पारंपरिक चिकित्सा के रिसर्च का मूल्यांकन करते समय कुछ अतिरिक्त बातों का भी ध्यान रखना पड़ता है। आयुर्वेदिक रिसर्च की जांच करते समय हमें कुछ खास सवाल पूछने होते हैं, जैसे कि क्या कंट्रोल ग्रुप को जो प्लेसिबो दिया गया वो दोष प्रकृति के हिसाब से उपयुक्त था? क्या जिस जड़ी बूटी पर स्टडी हुई उसकी पहचान और क्वालिटी सुनिश्चित की गई थी? क्या शास्त्रीय ग्रंथों का सही संदर्भ और व्याख्या की गई है? और क्या नतीजों में सिर्फ आधुनिक पैरामीटर देखे गए या फिर आयुर्वेदिक मापदंडों को भी शामिल किया गया था? ये सवाल पारंपरिक ज्ञान को वैज्ञानिक कसौटी पर परखने के लिए बहुत जरूरी हैं। तो इन सभी पड़ावों से गुजरने के बाद हम अपने अंतिम फैसले पर पहुंचते हैं। रिसर्च क्रिटिक देखिए, एक कला भी है और एक विज्ञान भी, और अच्छी बात यह है कि अभ्यास के साथ इसमें महारत हासिल की जा सकती है। तो चलिए पूरी प्रक्रिया को एक आसान सी चेकलिस्ट में समेट लेते हैं ताकि हमेशा याद रहे। रिसर्च के सवाल से लेकर उसके डिजाइन, मेथडोलॉजी, डेटा, निष्कर्ष और आखिर में आयुर्वेद के विशेष दृष्टिकोण तक हर एक बिंदु की जांच जरूरी है। तो यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात ये समझनी है कि हमारा उद्देश्य सिर्फ गलतियां निकालना नहीं है। असली लक्ष्य तो ये समझना है कि कोई स्टडी कितनी भरोसेमंद है, कितनी मूल्यवान है और हमारी क्लिनिकल प्रैक्टिस के लिए कितनी उपयोगी हो सकती है। ये एक रचनात्मक प्रक्रिया है जो हमें एक बेहतर प्रैक्टिशनर बनाती है। इस सारी जानकारी के बाद एक सवाल तो बनता है, अब जब ये जासूसी टूल किट हमारे पास हैं, तो वो कौन सा पहला रिसर्च पेपर होगा जिसे इस नजरिए से परखा जाएगा? तो अब बारी है इस ज्ञान को असल में इस्तेमाल करने की।